Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I am back with another analysis of the Hindu today। आज मंडे है, जन्माष्टमी है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है, बहुत सारी टॉप स्टोरीज लाइंड अप हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज के एडिशन में हम कवर करने वाले हैं। नीति आयोग बैट्स फॉर टैक्स ब्रेक्स टू अचीव मोनेटाइजेशन गोल्स। ऑयल पाम प्लान इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। US will focus more on China now. Hurricane Ida strikes USA. China to require foreign vessels to report in territorial waters. Our sports minister launched Fit India mobile app and the editorial A Fine Line. ठीक है, कुछ important events है, कुछ interesting stories हैं. We will understand each of them and the background associated with it. The relevant stories from our examinations perspective. Let's have a look. ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए रोड मैप तैयार किया है और ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो गवर्नमेंट का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, अगर हम चाहते हैं कि उसे हमें एक सक्सेस बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज उनमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें आए, तो उसके लिए हमें उन्हें टैक्स ब्रेक्स ऑफर करने होंगे, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, मोर टैक्स एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म्स लाइक अलाउइंग टैक्स बेनिफिट्स इन इनविट्स। इनविट्स क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, इट्स लाइक अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें पैसा पूल करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। उनसे जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो रिटर्न्स फिर इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इनविट्स कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट पार्ट और इनविट्स में इन्वेस्टमेंट जो है उस पर टैक्स बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए। ठीक है, सेक्शन 54 EC का नाम लिया गया है। तो हम पे क्वेश्चन क्या आ सकता है हमसे? देखिए, क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ों पे आ सकते हैं। नीति आयोग के बारे में आ सकता है क्वेश्चन एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में आ सकता है, वो तो आ ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 54 EC के बारे में। तो थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज दिस सेक्शन ऑल अबाउट एंड व्हाई इट इज इन न्यूज़। ठीक है, तो सेक्शन 54 EC अलाउ करता है कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेट से आपने लैंड बेची, लैंड को बेचने से आपको एक कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, लेट से यू गॉट अ कैपिटल गेन ऑफ 1 करोड़। अब आप चाहते हैं इस 1 करोड़ पे ऑब्वियसली आपको LTCG टैक्स पे करना पड़ेगा। आप चाहते हैं उस टैक्स को बचाना, तो सेक्शन 54 EC ये कहता है कि आप गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि यही सेम प्रिविलेज आप इनविट्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी रिलैक्स कर दें, एक्सटेंड कर दें। तो उन्होंने क्या कहा है, इसका मतलब कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेट से आपने लैंड बेची, हवेली बेची और आपके पास इतना पैसा है, तो वो पैसा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाएं तो भी आपको यही टैक्स ब्रेक्स मिल जाए। इससे क्या फायदा होगा? जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, एसेट मोनेटाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन दिए। इसके अलावा क्या रिकमेंडेशन दिए कि इनविट्स को भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कवर कर लो। इसका मतलब ये कि कल को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके इन्वेस्टर्स को भी वही प्रोटेक्शन मिले जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कवर्ड बाकी इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टर्स को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स टू मेक द एंटायर पैकेज मोर ल्यूक्रेटिव, मोर अट्रैक्टिव, मोर सेफ फॉर इन्वेस्टर्स टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये हमने कवर किया अभी तक। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट अपडेट नाउ। ऑयल पाम प्लान इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। इसका क्या मतलब है? बेसिकली गवर्नमेंट रिसेंटली कम अप विद अ नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम। ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म पे ये आर्टिकल आया है कि ऑयल पाम जो कि साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी प्रैक्टिस किया गया है, वहाँ पर इसके बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिला है, बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। हम ऑयल पाम कहाँ से? इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इन कंट्रीज़ में जहाँ इनकी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की गई है वहाँ पर एनवायरनमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स दिए गए हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट देखा गया है, नेटिव बायोडाइवर्सिटी एंडेंजर्ड हो गई है। तो इंडिया में भी जब ये प्लान लेकर आएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम ऑयल पाम कल्टीवेशन करेंगे, उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट गुड फॉर दीज एरियाज। ठीक है,
इसके अलावा क्या नुकसान हो सकते हैं? पहली बात हमने क्या देखा? रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन। दूसरा हमने क्या देखा कि हमने बायोडाइवर्सिटी पे प्रॉब्लम है। फिर क्या होगा? कम्युनिटी ओनरशिप, इस पर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऑयल पाम एक ऐसा कल्टीवेशन, एक ऐसा क्रॉप है जो कि वाटर गजलिंग है, यानी बहुत वाटर कंज्यूम करता है। उसके अलावा मोनोकल्चर है। जब आप ऑयल पाम करते हो तो इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर एरिया में ऑयल पाम का ही कल्टीवेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपने कोई और फसल कर ली, ठीक है, क्योंकि वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आपको ऑयल पाम करना है तो इट्स अ मोनोकल्चर क्रॉप, आपको ऑयल पाम का ही दूर दूर तक कल्टीवेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि बहुत टाइम लेता है। आप ऑयल पाम ट्री उगाओगे, बहुत लंबा टाइम लेगा उसका आउटपुट आने में, और स्मॉल फार्मर के पास लंबा टाइम होता नहीं है। स्मॉल फार्मर को तो क्या है, आज मैंने फसल बोई है, थोड़े टाइम में मैं वो फसल काट लूँ, उससे पैसा कमा लूँ, कमा के जो उधार लिया था उस फसल को लगाने के लिए वो चुका दूँ, ठीक है। तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इंतजार करे, ठीक है। तो ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है जो कि जो हाई एंड मीडियम क्लास फार्मर्स हैं उनके लिए सूटेबल है, स्मॉल फार्मर्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा क्रॉप नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एग्रीकल्चर, इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर फार्मर्स। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कहती है कि ऑडिबल ऑयल सीड्स के मुकाबले ऑयल पाम में लैंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी जितनी ज़मीन में अगर मैंने ऑयल सीड्स लगाए उससे बेटर अगर मैं ऑयल पाम उगाऊंगा तो मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा पाम ऑयल में एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑपोजिशन क्या कहता है कि गवर्नमेंट ये प्रपोजल लेकर के आई है ताकि पतंजलि और अडानी जैसी कंपनीज जो कि एडिबल ऑयल बिजनेस में हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके, ऐसा हमारे फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया है। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ऑयल पाम। और हमारे पर क्वेश्चंस किस पे आ सकते हैं? आपके लिए जो रिसर्च करने वाला टॉपिक है वो क्या है? नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में क्या एक्सपीरियंस रहा है, इंडिया में क्या प्रपोज किया जा रहा है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू किन का है? ये जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के चीफ हैं मिस्टर मुकेश अघी, इनका इंटरव्यू आया है। इस इंटरव्यू से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया है, इराक ने विड्रॉ कर लिया है, तो वो जो रिसोर्सेज उनके पास अब फ्री हो गए हैं उनका इस्तेमाल वो चाइना को काउंटर करने में करेंगे, ठीक है। तो अब यूएस जो है उनका फोकस चाइना पर होगा और चाइना से जो यूएस बिजनेस विड्रॉ होगा, ठीक है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते यूएसए जो बिजनेस चाइना से विड्रॉ करेगा वो इंडिया के पास आ सकता है। इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ द बिजनेस विच यूएसए विल विड्रॉ फ्रॉम चाइना if it keeps its business policies open. So it's up to India that it can make a friendly policy or not according to him. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? India could benefit from US investment that is leaving China if Modi government becomes more transparent in policy making and open for business. ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो अभी हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल साहब ने भी कहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के यूएसए में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इन्होंने कहा जो ट्रंप गवर्नमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट था, बाइडेन गवर्नमेंट में उतना भी इंटरेस्ट नहीं है। सो यूएसए इज नॉट लुकिंग एट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। और जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस था, जीएसपी सिस्टम, जिसके तहत सर्टेन बिजनेस पार्टनर्स को, सर्टेन ट्रेडिंग पार्टनर्स को यूएसए रिबेट देता था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। 2019 में इंडिया को उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और ऐसा इनका मानना है कि इंडिया को अब उस लिस्ट में दोबारा शामिल करने का भी कोई प्लान नहीं है। तो इंडिया इस तरह की उम्मीद या होप छोड़ दे कि उन्हें दोबारा जीएसपी सिस्टम में मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। रेदर बाकी एरियाज पे फोकस करें, मार्केट एक्सेस पे फोकस करें और बाकी इश्यूज पे फोकस करें, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्वाड समिट होने जा रही है, ठीक है। क्वाड समिट अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है, बट ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि सितंबर में एक क्वाड समिट होगी। क्वाड ग्रुप किसको कहा जाता है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इन चारों कंट्रीज के लीडर्स की एक समिट होने वाली है। कहाँ? सितंबर में होने वाली है। जब मोदी साहब एक यूएन जनरल असेंबली का एड्रेस कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है सितंबर में यूएसए के अंदर ये समिट हो और उस समय मोदी साहब शायद यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को भी एड्रेस करें। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट अपडेट। ओके, हरिकेन इडा स्ट्राइक्स यूएसए, ठीक है। तो यूएसए इस समय एक नेचुरल कैलामिटी से जूझ रहा है। हरिकेन इडा हैज स्ट्रक द कोस्ट ऑफ लुइसियाना, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, हरिकेन होता क्या है? जिसे हम इंडिया में साइक्लोन कहते हैं।
तूफान कहते हैं, राइट। उसी चीज को जापान में टाइफून कहा जाता है, उसी चीज को यूएसए में हरिकेन कहा जाता है, और उसी चीज को ऑस्ट्रेलिया में, तो एक बड़ा फनी सा नाम है, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं उसे विली विली, ठीक है। अभी आप सोचो कि ऐसा कहा जाए कि सो मेनी पीपल डाइड, 300 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ विली विली, ठीक है, साउंड्स फनी, राइट। तो अभी यूएसए में ये हरिकेन आया है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म सिंस 1850। तो यूएसए में अभी कुछ टाइम पहले आपने कटरीना स्टॉर्म आया था, इफ़ यू रिमेंबर, कुछ साल पहले, और अभी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया है इडा, ठीक है, हरिकेन आया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से हरिकेन ने रिसेंटली यूएसए को स्ट्रक किया है, तो दैट इज इडा। अच्छा, ये है आज का सबसे बड़ा अपडेट। चाइना हैज़ इश्यूड अ स्टेटमेंट दैट एनी शिप ट्रैवलिंग इन साउथ चाइना सी नीड्स टू रिपोर्ट टू चाइना, ठीक है। उसको सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाइना के साथ शेयर करनी होगी। कोई भी शिप जो साउथ चाइना सी में ट्रैवल करेगा, ठीक है, उसे चाइना के साथ अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना ने साउथ चाइना सी को अपना टेरिटरी बताया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, चाइना क्लेम्स दैट साउथ चाइना सी इज इट्स ओन टेरिटरी। अच्छा, क्लेम तो ये पहले भी कर रहा था, बट नाउ इट इज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन ऑन इट, ठीक है। जहां पर दूसरे शिप्स जो भी साउथ चाइना सी में जाएंगे, उनको दे हैव टू डिस्क्लोज सर्टेन डिटेल्स टू चाइनीज मैरीटाइम अथॉरिटी। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं अपन। Chinese authorities said they will require a range of vessels to report their information when passing through what China sees as its territorial waters from September 1st. So 1st of September onwards, any ship traveling in that territory has to share certain information with Chinese maritime authorities. ठीक है। China claims under a so-called 9 line. अब ये 9 line क्या है? चाइना के मैप्स पे ये 9 line दिखाई देती है, जिसके तहत वो साउथ चाइना सी को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, ठीक है। अब ये 9 लाइन को बहुत सारी जो एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं वो कंटेस्ट करती है, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया होगा। दे ऑल क्लेम साउथ चाइना सी एज देयर ओन। ये सब कहते हैं साउथ चाइना सी हमारा है, ठीक है। और ये सब कहते हैं चाइना उस पर एक्शन ले चुका है, उस पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना चुका है, काफ़ी जगह कब्जा कर चुका है, काफ़ी जगह पर एक्शन ले रहा है, और अभी ये उसका रिसेंट स्टेप है चाइना का, ठीक है। While it remains unclear how, whether and where China plans to enforce this new regulation, अभी ये क्लियर नहीं है कि चाइना ये रेगुलेशन कैसे एनफोर्स करेगा, ठीक है। बट उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई शिप ये नहीं मानता है तो चाइनीज अथॉरिटीज कैन रिजेक्ट एंट्री। मतलब अगर किसी शिप ने, लेट से कोई इंडियन शिप है जो वहाँ ट्रैवल कर रहा है और उन्होंने चाइनीज अथॉरिटीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, तो देयर माइट बी अ कॉन्फ्रंटेशन वेयर चाइनीज अथॉरिटीज में ट्राई टू डिनाई एंट्री और डिनाई पैसेज टू दैट शिप, ठीक है। सो बेसिकली अब इसमें किस तरह के शिप्स को इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी? एनी शिप विच मे बी अ सबमरीन, अ न्यूक्लियर वेसल, अ शिप कैरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, ऑयल, केमिकल, एलपीजी, कोई भी टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस, या कोई भी ऐसी पदार्थ जिसे चाइना एंड कह सकता है कि डेंजरस सब्सटेंस है हमारे मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए, ऐसे किसी भी शिप को अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने हाईलाइट किए है, अपना पोर्ट ऑफ कॉल, अपना साइनेज, अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारी चीज़ें जो है वो चाइनीज अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करनी होगी। और वंस दे स्टार्ट शेयरिंग, दैट मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड द टेरिटोरियल क्लेम ऑफ चाइना, ठीक है। सो मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन हैज द पावर टू डिस्पेल और रिजेक्ट अ वेसल्स एंट्री टू चाइनीज वाटर। उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर नहीं करोगे, हम आपको यहाँ पर सेफ पैसेज नहीं देंगे, वी विल डिनाई यू द एंट्री, ठीक है। अब इंडिया के लिए क्या रेमिफिकेशंस हैं? इंडिया का तकरीबन $5 ट्रिलियन का ट्रेड पास थ्रू साउथ चाइना सी, ठीक है। ओवर $5 ट्रिलियन ऑफ ट्रेड पास थ्रू साउथ चाइना सी एंड 55% ऑफ इंडियाज ट्रेड, ठीक है। तो ओवरऑल ग्लोबली देखा जाए तो $5 ट्रिलियन का ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी से होकर के जाता है, और इंडिया का तकरीबन 55% ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाता है। तो ऑब्वियसली कल को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन होगा, हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा। तो दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी रेडिकल डेवलपमेंट विच इज कम इन टुडेज न्यूज़पेपर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग 9 लाइन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में हमने समझा था। इट इज अगेंस्ट द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, इसे हम अनक्लॉज कहते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। ये बेसिकली एक रूल है जो आपके ग्लोबल वाटर ट्रेड को रेगुलेट करता है, और ये कहता है कि किसी भी कंट्री के पास राइट है कि उसकी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक की वाटर्स को वो अपनी टेरिटरी मान सकता है, ठीक है। आपकी कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस में जो भी पानी है उसे आप अपनी टेरिटरी मान सकते हैं, और उसके बाहर आपका कोई हक नहीं है। बट ये
जो 9 डैश लाइन है जो चाइना की है, ये ऑब्वियसली यूएन क्लॉज के इस रूल को वायलेट करती है। इसके अलावा ये भी राइट यूएन क्लॉज ने दिया है कि किसी भी शिप को किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स से होके जाने का हक है, एज लॉन्ग एज कोई एनिमी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं हो रही है, और इसको भी ये रूल वायलेट करता है। ठीक है, बट खैर रूल्स तो चाइना ने माने कब है। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेस फिट इंडिया मोबाइल ऐप। अब देखो येस्टरडे कौन सा दिन था, अगस्त 29। अगस्त 29 यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, उनकी एनिवर्सरी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाते हैं। तो कल जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, बिल्कुल फ्री ऐप है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप। ठीक है, तो फिट इंडिया मूवमेंट पिछले साल 2019 में नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर ही फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, और उसकी एनिवर्सरी पे, ठीक है, उसके एनिवर्सरी पे ये काम किया गया है। हमारे को फिट इंडिया ऐप लॉन्च की गई है। फिट इंडिया ऐप फ्री ऐप है, इसमें आपके पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस एक्टिविटीज़, फिटनेस प्लानर, इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं जो आपको फिट रहने में मदद करेगी। फिट इंडिया मूवमेंट किस बारे में था कि आप हर इंसान रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर ही और शी इज़ डूइंग, अपनी डे टू डे लाइफ में स्पोर्ट्स को, कुछ फिटनेस को, कुछ एक्सरसाइज को जगह दे आपकी डेली रूटीन में, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव आई बिलीव। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे काम की चीज़ें क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 2021 पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? फिट इंडिया ऐप। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा एडिटोरियल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, एडिटोरियल्स में आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, अ फाइन लाइन। ठीक है, एक न्यूज़ मैंने 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी कि उत्तराखंड में 7 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है। ठीक है, उत्तराखंड में 7 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, उसी पर यह आर्टिकल है, और कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखो, उत्तराखंड एक बड़ा ना ज्योग्राफिकली इज़ अ वेरी टिपिकल प्लेस। यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, अक्सर एवलांचेस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति का प्रकोप इसने बहुत देखा है। केदारनाथ फ्लड्स अगर आप लोगों को याद हो उत्तराखंड में 2013 में, उसके बाद क्या कर दिया गया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट पे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि जब तक आप इसका एनवायरमेंटल असेसमेंट ना कर दें और इस नतीजे पे ना पहुंच जाए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से कोई नुकसान नहीं उत्तराखंड की ज्योग्राफी को, तब तक कोई भी पावर प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। अभी गवर्नमेंट ने 7 प्रोजेक्ट्स को ये कह के अप्रूवल दे दिया है कि हम बाकी नए प्रोजेक्ट कोई भी अलाउ नहीं करेंगे, बट 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं, 50% से ज़्यादा कंप्लीट है, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। उसी पर ये आर्टिकल है। कुछ फैक्ट देखते हैं अपन। आफ्टर केदारनाथ फ्लड्स ऑफ 2013 द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ हॉल्ट टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर बेसिन्स। तो जैसा मैंने कहा 2013 फ्लड्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि उत्तराखंड में कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से एक और नुकसान है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। क्यों? गंगा रिवर वहां से बहती है, और किसी भी रिवर के लिए जितने आप ऑब्स्टेकल्स लगाओगे उतना उस रिवर के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं रिवर की हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, तो गंगा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स recommended टू द कोर्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन बी स्क्रैप। तो जब एक कमेटी बैठी तो उन्होंने तो कहा कि जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इन सबको हटा दो, ये नन ऑफ देम इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, उनमें से 6 प्रोजेक्ट्स के लोग अपने रिपोर्ट्स लेकर के कोर्ट के पास पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट नहीं लगाने देना था तो आपको अप्रूवल ही नहीं देना चाहिए था। आपने अप्रूवल दे दिया, हमने इतना पैसा लगा दिया, अब एकदम से आप कहते हो बंद कर दो, तो हमने तो इतना पैसा लगाया, उसका क्या होगा? ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद फिर कुछ बीच का रास्ता चुनने में लगा हुआ है। फाइनली बीच का रास्ता उन्होंने ये निकाला है कि जिन प्रोजेक्ट्स पे 50% काम हो चुका है उन प्रोजेक्ट्स को अपना काम कंप्लीट करने दें। ठीक है, अब इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि ऑब्वियसली अब वो प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो क्या उत्तराखंड में कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है। ठीक है, अब मिनिस्ट्रीज में भी अपने अपने विवाद है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री अपोज्ड है हाइड्रो पावर के लिए। जैसा मैंने कहा कि गंगा को नुकसान हो रहा है। ठीक है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर रूट्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल पावर जनरेट हो। तो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को तो चाहिए ही वो। तो मिनिस्ट्रीज में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, दूसरी बात,
सेंटर ने जैसा मैंने कहा 50% कंप्लीट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है और लास्ट में कंक्लूजन दिया है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल हैव टू नेसेसरली अकाउंट फॉर द रीजन्स कंस्ट्रेंट। तो उन्होंने कहा आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी एरिया की ज्योग्राफी क्या है, उसके हिसाब से आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अदरवाइज एनी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज opposing the nature will face its wrath। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए हम ये सारे न्यूज़ इवेंट्स कवर करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब हम बात करते क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस से मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गए, तो मैंने उनसे आपसे पूछा था कि जो उनके कंटेम्प्रेरी है लायनल मेसी, वो कौन से क्लब से खेलते हैं और कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करते हैं और लायनल मेसी, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में कि वो अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्लब का जवाब आप लोगों ने सही नहीं दिया। क्लब का जवाब है कि कौन से क्लब से खेल रहे हैं अभी, PSG पेरिस सेंट जर्मेन से मेसी खेल रहे हैं, ठीक है। और अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आज का जो क्वेश्चन है, आज हमने बात की कि नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद पर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी कौन से अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। अभी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एक अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया है और आपको ये बताना है कि कौन सा ये अवार्ड है। अगेन आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई विल चेक इट आउट एंड आई विल डिस्कस दिस इन टुमारोज वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप रीडिंग।